हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूनिक लेक्चर के इस नए वीडियो पर। मेरा नाम है मोहित पांडे। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th के जो साइंस है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। अब इस चैनल पर आपको क्लास 10th के साइंस के वीडियोज़ भी देखने को मिलेंगे। आपको पता होगा कि क्लास 10th की जो साइंस है, विज्ञान है, इसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला पार्ट है रसायन विज्ञान। और हम लोगों ने इससे पिछले वीडियो में रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है और रसायन विज्ञान की जो इंग्लिश होती है केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया, किस देश के नाम से इसको लिया गया था, इन पूरी बातों को हमने इससे पिछले वीडियो में अध्ययन किया था, पूरी बातों को हमने समझा था। आज से हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के जो साइंस है, विज्ञान है, इसके इकाई नंबर 1 को और इकाई नंबर 1 का जो अध्याय नंबर 1 है, इसको हम प्रारंभ करेंगे। आइए देखते हैं। जो आपका क्लास 10th विज्ञान है और इसमें जो रसायन विज्ञान है, इसका इकाई 1 हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। और इसके तहत जो आपका अध्याय 1 है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणें, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आपको इस चैनल से नोट बनाने में बहुत अत्यधिक सहायता मिलेगी। इस चैनल पर आपको मतलब जो भी चीज़ आपके बुक में होती है, हेडिंग बाय हेडिंग उसको लिखा जाएगा, फिर आपको समझाया जाएगा, जिससे आप अत्यधिक सुंदर नोट्स बना सकें। आइए देखते हैं सबसे पहली हेडिंग क्या है। पहली हेडिंग है अध्याय का परिचय, अर्थात जो हम ये अध्याय पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणें, इसके अध्याय के परिचय के बारे में समझेंगे कि अध्याय हमें क्या बताएगा। तो सबसे पहले अध्याय के परिचय को समझते हैं। एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है आइंस्टीन। आइंस्टीन सर आते हैं और ये बताते हैं कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, ये जो संपूर्ण होल यूनिवर्स है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड द्रव्य तथा ऊर्जा से मिलकर बना है। अर्थात ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है? द्रव्य और प्लस ऊर्जा। जो संपूर्ण ब्रह्मांड है ये द्रव्य तथा ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है और इनमें अंतरा परिवर्तन होता रहता है। जो द्रव्य और ऊर्जा में अंतरा परिवर्तन होता रहता है और द्रव्य और ऊर्जा में जो ये अंतरा परिवर्तन होता है, यही अंतरा परिवर्तन ही ब्रह्मांड के अस्थायित्व का आधार है। अर्थात जो ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के जो अस्थायित्व का आधार है, वो द्रव्य और ऊर्जा में जो अंतरा परिवर्तन होता रहता है, वो इसका आधार है, इसके अस्थायित्व को बनाए रखता है। अर्थात जिस दिन ये द्रव्य तथा ऊर्जा में अंतरा परिवर्तन होना बंद हो जाएगा, उस दिन ये संपूर्ण ब्रह्मांड स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे कि ये बर्फ है, ये बर्फ है और इस बर्फ क्या होती है, जब बर्फ हीट पाती है, बर्फ को गर्म करते हैं, तो बर्फ किस में परिवर्तन हो जाती है? जल में। अर्थात ये द्रव में परिवर्तित हो जाती है। तो इसके अंदर अंतरा परिवर्तन हुआ, जिससे बर्फ जल में बन गया। जल को अगर हीट प्रोवाइड करेंगे तो जल वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम जल को ठंडा करेंगे तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। ये अंतरा परिवर्तन निरंतर चलता रहता है और इसी अंतरा परिवर्तन के वजह से जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, इसका अस्थायित्व बना हुआ है। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। अध्याय का परिचय। संपूर्ण ब्रह्मांड द्रव्य तथा ऊर्जा से मिलकर बना है तथा द्रव्य तथा ऊर्जा अंतरा परिवर्तित होते रहते हैं। ये परिवर्तन ही ब्रह्मांड के अस्थायित्व का आधार है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द्रव्य तथा ऊर्जा में परिवर्तन आइंस्टीन समीकरण E = mc² के अनुरूप होता है। द्रव्य में जो होने वाले परिवर्तन होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। द्रव्य में होने वाले परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा आपका होता है रासायनिक परिवर्तन। बेसिकली विद्यार्थियों, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण, आकार, आकृति में तो परिवर्तन हो,
परंतु इसके रासायनिक संगठन या द्रव्यमान में परिवर्तन ना हो और ना ही कोई दूसरा पदार्थ बने, तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आइए इसको समझते हैं। जैसे ये आपके पास क्या है? बर्फ है, ये बर्फ है। अब बर्फ को अगर हम हीट प्रोवाइड करें, बर्फ को अगर हम गर्म करें, तो बर्फ किस में परिवर्तन हो जाएगा? जल में परिवर्तित हो जाएगा। बर्फ परिवर्तित हो जाएगा जल में। तो देखो बर्फ का आकार कैसा होता है? बर्फ का अवस्था कौन सा होता है? तो बर्फ ठोस अवस्था में होता है, जबकि द्रव के जो जल है ये किस अवस्था में होता है? ये द्रव अवस्था में होता है। जो बर्फ का एक आकार होता है, बर्फ एक घन के आकार का होता है। ये घन आपके इस प्रकार से ऐसे होता है, ये बर्फ इस प्रकार का होता है। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है। लेकिन जो द्रव होता है, जो जल है, एक प्रकार का द्रव है, द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसको जिस बर्तन में रखते हैं ये उसी बर्तन का आकार ले लेता है। तो क्या हुआ? इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। ये पहले किस अवस्था में था? ठोस अवस्था में था। अब जल में, अगर जो बर्फ जल में परिवर्तित हो गया, यानी कि अब किस अवस्था में हो गया? द्रव अवस्था में हो गया। पहले इसका कोई एक आकार था, पर अब इसका कोई आकार नहीं रहा है। जिस बर्तन में रखोगे उसी बर्तन का ये आकार ले लेगा। तो इसके आकार में परिवर्तन हुआ है, आकृति में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, परंतु रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे बर्फ था तो बर्फ का जो गुण था वो भी वाटर था, H2O था। जो पानी बना, जो द्रव बना, जल बना, वो भी आपका H2O है। अर्थात इसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं हुआ। अब मान लीजिए कि जो आपका ये बर्फ था ये 1 kg का था, मैं केजी में बात कर रहा हूं। 1 किलोग्राम का आपका जो बर्फ का क्यूब था वो था। अब जो ये द्रव बना होगा ये भी कितना होगा? 1 kg होगा। अर्थात इसके द्रव्यमान में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप देखते होंगे जो पानी है, इस पानी को, बर्फ को अगर आप गर्म को तो वो द्रव जल बन जाता है, और उसी जल को अगर आप फ्रिज में लगा के ठंडा को तो वो बर्फ बन जाता है। परंतु उनके रासायनिक संगठन तो वही होते हैं ना, और द्रव्यमान भी वही होता है। जितना आप बर्फ को गर्म करोगे, मतलब हीट प्रोवाइड करोगे, नेचुरली हीट प्रोवाइड करिए, वाष्प की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो जल में परिवर्तित हो जाए, तो लगभग 1 kg ही आएगा। अर्थात द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और ना ही कोई दूसरा पदार्थ बनेगा। बर्फ भी जल था और जल भी जल ही है, अर्थात इसमें कोई भी दूसरा पदार्थ नहीं बना। तो पदार्थ में होने वाले वह परिवर्तन जिनमें पदार्थ की अवस्था, आकार, आकृति में तो परिवर्तन हो, परंतु रासायनिक संगठन, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन ना हो और ना ही कोई दूसरा पदार्थ बने, तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। विद्यार्थियों, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आइए इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। भौतिक परिवर्तन, पदार्थ में होने वाले वह परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार, भौतिक गुण तो परिवर्तित होते हैं, लेकिन रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब समझते हैं रासायनिक परिवर्तन कि रासायनिक परिवर्तन किसे होता है, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। और यहां पे इसका एग्जाम्पल भी लिखा गया है, जैसे देख लीजिए भौतिक परिवर्तन कि बर्फ का जल में परिवर्तन या वाष्प में परिवर्तन। जो बर्फ है इसका जल में परिवर्तन हो जाए या फिर वाष्प में परिवर्तन हो जाए। अब समझते हैं रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो पदार्थ में होने वाले वह परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के तहत बातें की जाती हैं। तो पदार्थ में होने वाले वह परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक संगठन में और द्रव्यमान में परिवर्तन हो और परिवर्तित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण हो, तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन के तहत आप समझ सकते हो, जैसे जब आप दहन जो दहन अपक्रिया होती है ये रासायनिक परिवर्तन है। दहन अपक्रिया क्या है? रासायनिक। से आप लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी, और इस लकड़ी को क्या करिए? आप जलाइए। तो जब आप लकड़ी को जलाएंगे तो लकड़ी को जलाने के बाद ऊष्मा निकलेगी,
और ऊष्मा निकलने के बाद में यहाँ पर आपको प्रकाश ऊर्जा भी देखने को मिलेगी, ऊष्मा ऊर्जा भी देखने को मिलेगी। अब जब लकड़ी को जलाओगे तो प्रकाश निकलेगा, ऊष्मा भी निकलेगा, तो आपको प्रकाश ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा और जो ऊष्मा है ये दोनों प्रकार की ऊर्जाएं आपको देखने को मिलेगी। और जबकि यहाँ कई दो प्रकार के पदार्थ भी मिलेंगे आपको, एक तो आपका राख मिलेगा और कुछ धुआं टाइप से भी आपका निकलेगा। तो यहाँ पे कई पदार्थ बने हैं, एक या एक से अधिक पदार्थ बने, तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन, और इसके द्रव्यमान में भी परिवर्तन होगा। अगर आप 4 किलोग्राम की लकड़ी को आप जला रहे हो तो जब ये राख बनेगी तो वो 4 किलोग्राम में कुछ कम होगा। हालांकि जो आइंस्टाइन सर बताते हैं कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा का जो योगफल होता है वो नियत रहता है, जब उसकी बात करेंगे तब वो अलग की बात निकल कर आएगी कि अगर इसके जितनी राख बची होगी या जो धुआं निकला होगा या जो वहाँ पे ऊष्मा निकली होगी, जो ऊष्मा भी प्रकार की ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा होगी, अगर इन सबको हम जोड़ेंगे तो वो सब 4 kg ही निकल कर आएगा। लकड़ी आपकी 4 kg की थी तो ठीक है, यहां तक समझ में आया। अर्थात जो दहन अपक्रिया है ये कैसी, ये दहन अपक्रिया किसके तहत आती है, तो ये रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। जैसे जंग लगना, जब आप कोई लोहा होता है, लोहे पे जंग लग जाता है, तो जो लोहे पे जंग लगना से संक्षारण कहते हैं, जो लोहे पे जंग लगना है वो भी एक प्रकार की रासायनिक परिवर्तन है। तो विद्यार्थियों, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ में होने वाले वह परिवर्तन, पदार्थ में होने वाले वह परिवर्तन जिससे उस पदार्थ के रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में परिवर्तन होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब आइए इसकी डिफिनेशन को पढ़ते हैं। रासायनिक परिवर्तन, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन व द्रव्यमान में परिवर्तन हो तथा एक या एक से अधिक नए पदार्थ बने, तो इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आप जैसे या उदाहरण के लिए लिख सकते हो, दहन है, जंग लगना है, प्रतिस्थापन अपक्रियाएं हैं, अपघटन अपक्रियाएं हैं, ये सब किसके तहत हैं, ये सब रासायनिक परिवर्तन के तहत आती हैं, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। विद्यार्थियों, आशा करते हैं आपको यहाँ तक पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। आप क्या करिए, अभी मैं यहाँ से हट जाऊँगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर आप इसको अपनी कॉपी में एज इट इज नोट कर लीजिए। कोई भी बुक कोई भी बुक, किसी भी प्रकाशन की बुक आपके स्कूल में चल रही होगी, आपको सब में ये देखने को मिलेगा और आप ऐसे नोट्स बनाएंगे तो आपका बढ़िया रहेगा, पेपर में आपको बहुत अत्यधिक हेल्प देगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं विद्यार्थियों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपसे विनम्र निवेदन है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो प्रोवाइड कराया जा सके। धन्यवाद।